तो अभी तक तुम लोगों को कोई डाउट? स्क्रीन शेयर कर देते हैं, तब तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, यस सर। तो देखो, हम लोग पिछले क्लास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा इंट्रो लिए थे, ठीक है, और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को उतना डीप में स्टडी नहीं करेंगे हम लोग बस उतना देखेंगे कि तुम लोग सीपी करोगे तो तुमको क्वेश्चंस में समझ में आ जाए कि कितना, मतलब कौन सा क्वेश्चंस तुमको ट्राई करना चाहिए, कौन सा एल्गोरिदम लगाना चाहिए, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो तुम कि तुम्हारा कोड स्लो है या नहीं है। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होता क्या है कि ये टाइम है तुम्हारा एल्गोरिदम को सॉल्व करने का। तो कोई भी एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ओके, मीन्स वही, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है, कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा कोई एक एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो हम लोग उसी को देखने वाले हैं, सारे वेबसाइट पे जाके आज देख लेंगे, 3-4 एग्जांपल देखेंगे कि किसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम कैसे पहचान सकते हैं कि मेरा क्वेश्चंस को किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर रह के करना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, बिग ओ नोटेशन। जो एक नोटेशन है, मीन्स जो एक क्या कहते हो, वही नोटेशन है इसको मापने का। ओके, जैसे डिस्टेंस को तुम मीटर, किलोमीटर इस सब में नापते हो, तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूटर में ओके तुम उससे नाप सकते हो, बिग ओ नोटेशन से। ठीक है, तो कितने तरह के हैं, तुम लोगों को पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि एक चार्ट होता है जो तुमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नोटेशंस के बारे में बताता है, कौन फास्टर है कौन स्लोअर है। ओके, तो वो चार्ट एक बार देख लेना, और हम लोग देखते हैं वो उसको ट्राई कैसे करें। ओके, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो कोई भी एल्गोरिदम जो है ना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे टाइम नापने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। तुम दो तरीका है अभी तक, तुम जब इसको अच्छे से पढ़ाएंगे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथ्स के हिसाब से, तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, करके। ऐसे अभी तुम याद रखो कि तुम्हारे पास दो तरीका है कोई भी एल्गोरिदम का टाइम निकालने के लिए, ठीक है। क्या क्या, एक तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, और एक होता है थ्योरेटिकल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या हुआ कि जैसे कोई तुम एल्गो लगाने वाले हो, ठीक है, जैसे कि फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं, या फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना उसको, कि मान लो ये एक फंक्शन है फैक्टोरियल, ओके, और हम 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए इसको कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले स्टार्ट कर देंगे टाइम को, स्टार्ट टाइमर। ऐसा नाम का कोई फंक्शन है कि नहीं है वो सब हम बाद में देखेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंटल अभी करने वाले भी नहीं है। मतलब तुम समझो कि एक सी प्लस प्लस में भी होता है, सी टाइम करके होता है एक, जो कि क्या करता है ना, तुमको टाइम कैलकुलेट करने का फंक्शनैलिटी देगा, तुम करंट टाइम उससे नोट कर सकते हो। ओके, तो ये जो हुआ, तुम इससे उससे करंट टाइम कर लो, एल्गोरिदम जस्ट कॉल होने से पहले, एल्गोरिदम जस्ट कॉल होने से पहले करंट टाइम पता कर लो, और जैसे ही एल्गोरिदम फिनिश होता है उसके बाद, ठीक है, वहां पे भी कॉल कर लो, ठीक है, और उस दोनों को सेव कर लो किसी वेरिएबल में, और तुम टोटल टाइम निकाल लो कितना तुम्हारा कैलकुलेट हुआ, तुम इंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कर दो, जो भी यहां पे लिखे रहे हुए, इंड टाइमर माइनस स्टार्ट टाइमर। ओके, तुम ऐसा करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि टोटल टाइम कितना होता है, मतलब ये तुम्हारा कितना टाइम लिया होगा ये एल्गो। ओके, ये तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, तुम देखो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस इसलिए हम लोग नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंटल इसलिए कैलकुलेट नहीं करते हैं
क्योंकि मान लो तुम्हारा कंप्यूटर बहुत फास्ट है, मेरे पास 8 GB का रैम है, तुम्हारे पास 64 GB का रैम है, ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्वियसली फास्ट होगा। मेरे पास i5 है, तुम्हारे पास i7 होगा, i9 होगा, ओके, तो तुम्हारा कंप्यूटर फास्ट होगा। हो सकता है किसी का 10 साल पुराना कंप्यूटर हो, उसका उस हिसाब से काम करेगा, ओके। तो इस हिसाब से क्या होता है ना कि ये जो है ना, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा, ओके, ये चेंज होगा, फिक्स नहीं रहता है। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल टाइम, ठीक है, जो कैलकुलेट करते हो, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते। मतलब इसको तुम जानते हो कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कुछ होएगा। हो सकता है तुम अपने ही कंप्यूटर में हाई पावर को इनेबल कर दो, एक यहाँ से होता है ना, यहाँ पे जैसे अभी बेस पे है, और यहीं पे तुम्हारा रहता है एक हाई परफॉर्मेंस मोड, हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर दो, तो ये तुम्हारा क्या होगा, हो सकता है तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस मोड में तुम्हारा रिजल्ट और बेहतर आ जाए, ओके। एक सेकंड रिकॉर्डिंग वेरीफाई कर लेते हैं, हो रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, परफेक्ट। तो हो सकता है तुम्हारे ही कंप्यूटर में रिजल्ट तुम्हारा वेरी करने लग जाए, ओके। इसीलिए हम लोग इसको नहीं स्टडी करते हैं, ये उतना परफेक्ट तरीका नहीं है टाइम कम मतलब कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का। तो इसी के लिए बहुत तरह के नोटेशंस निकले, एक थ्योरेटिकल तरीका बनाया गया जिसको हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से थ्योरी में स्टडी करते हैं, ओके। और इसमें बहुत सारे नोटेशंस आए, थीटा पर हो गए, ओमेगा पर हो गए, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा उसको ओ के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि तुमको एग्जाम्पल के लिए क्या मिलेगा, ओ ऑफ एन मिलेगा, ओ ऑफ लॉग एन मिलेगा, ठीक है, ओ ऑफ 1 मिलेगा, और भी बहुत तरह का मिलेगा, ओ ऑफ एन फैक्टोरियल मिलेगा। तो सब तुमको उसके आगे ओ लगा दोगे। और ये एन बेसिकली होता क्या है पता है, ये तुम्हारा इनपुट साइज होता है, ठीक है, इनपुट साइज मीन्स, देखो पहले तो तुमको ये समझना होगा कि टाइम डिपेंड किस पे करता है, ओके। टाइम, हम लोगों का कोई भी कोड कितना टाइम लेगा वो डिपेंड किस पे करेगा। पिछले क्लास में भी हम तुमको बताए कि कोई भी कोड कितना टाइम लेगा ये डिपेंड करेगा तुम्हारा किस पे, नंबर ऑफ इनपुट पे, ओके, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट, इस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा टाइम, ओके। मतलब तुम्हारा टाइम कोई भी एल्गोरिदम का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा नंबर ऑफ इनपुट का, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज करेगा, टाइम भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा, ओके। जैसे मान लो तुम्ही को कोई टास्क दे दिया जाए कि तुम 5 नंबर है तुम्हारा 7, 8, 6 एंड 2, 1, ठीक है, इसी को सॉर्ट करने के लिए बोलेगा, तो तुम आसानी से कर दोगे, है कि नहीं। तुम आसानी से अभी 1, 2, 6, 7, 8 कर दोगे, ठीक है। कंप्यूटर भी इसको आसानी से कर देगा क्योंकि 5 ही नंबर है। यही तुम्हारा अभी ऐसे से करके 1 लाख तक होता, 10 इंटू 10⁵ मान लो, ठीक है, ये जितना भी होगा इतना तक होता, या मान लो 10⁹ तक होता, ठीक है, बहुत गंदा लिखा गया, मान लो तुम्हारा यही 10⁹ तक होता, ठीक है। तब क्या करते, तो तुमको क्या होता ना कि कंप्यूटर को भी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, कंप्यूटर को भी थोड़ा टाइम लगेगा। पिछले क्लास में हम लोग करके देखे थे कि क्या किए थे ना, क्या कैलकुलेट कर रहे थे, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे थे, और उसमें देखे थे हम लोग कि तुम्हारा क्या हो रहा था ना कि 5 का फैक्टोरियल इजिली कैलकुलेट हो रहा था, वही 100 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे थे, इवन 30 का भी कर रहे थे, तो उसमें टाइम ले रहा था। 30 का भी फैक्टोरियल तुम्हारा बहुत टाइम ले रहा था, वो एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं ही दे रहा होगा, करके देखे थे, वो तुमको बताए थे कि तुम्हारा इंटीजर का लिमिट भी क्रॉस हो गया, लेकिन तुम देखे होगे कि वहाँ ये भी तुम्हारा टाइम ले रहा था, इवन कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा था। पिछले क्लास में हम लोग करके देखे इस चीज को, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम वो चीज रिपीट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि तुम टाइम कम्प्लेक्सिटी को स्टडी कैसे कर सकते हो। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और कैसे तुम डिटेक्ट कर सकते हो तुम्हारा कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बस उस एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। 1 मिनट के लिए हम माइक ऑफ कर रहे हैं।
अब बताओ तो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? हाँ आ रहा है। चलो ठीक है। ओके ओके ओके। हेलो, माइक ऑन है। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको देखने वाले हैं। तो जैसे देखो, पहले तो मान लो तुमको बताए होंगे कि तुम्हारा टाइम जो होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, एन पे। ओके, तुम्हारा टाइम डिपेंड करेगा एन पे। मीन्स जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा टाइम होगा। मतलब जो तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो तुम्हारा ये लिख दो, जैसे कि n+3, ठीक है। तो तुम जानते हो कि n जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे तुम्हारा टाइम भी इंक्रीज करेगा। तुम्हारा ये मान लो कोई एक फंक्शन है, ओके, मान लो तुम्हारा ये कोई फंक्शन है और तुम्हारा टाइम इसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करेगा, f ऑफ n भी इंक्रीज करेगा। f ऑफ n क्या हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू तुम्हारा 10 है तो f ऑफ, अगर तुमको 10 कैलकुलेट करने बोले इसके हिसाब से, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 + 3 13, ठीक है। मान लो अब यही 3n होता, ठीक है, तो 30 + 3 33, ठीक है। अब फिर से f ऑफ, मान लो अगर 20 तुमको कैलकुलेट करने बोल दे, तो यहां क्या हो जाएगा, 20 × 3 + 3, ये क्या हो जाएगा, 63। तो तुम देख रहे हो कि जैसे ही हम ये बढ़ा रहे हैं, मेरा ये भी बढ़ रहा है, और किस रफ्तार से बढ़ रहा है तुम ये भी देख रहे होगे। पहले तो तुम्हारा, तुम ये कह सकते हो कि तिगुना रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक है। +3 है ये तो तुम अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन तुम ये समझ रहे होगे कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उसके तिगुने रफ्तार से हम लोगों का फंक्शन भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। मेरा आउटपुट भी तिगुने रफ्तार से चेंज होता जा रहा है। तुम देख रहे हो ना, 3n है ना यहाँ पे। और अगर यही मान लो तुम्हारा n² रहता, तो n² के रेटिंग से चेंज होता, ठीक है, फिर 20 × 20 हो जाता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं तुमको, जैसे कि मान लो सिंपल सा, कि जैसे जैसे मेरा n इंक्रीज करेगा, n जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मेरा टाइम भी इंक्रीज करता जाएगा, ये तुम मान के चलो अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। और हम लोग तुमको फैक्टोरियल का एग्जांपल करके दिखाए थे ना, ठीक है, एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें होगा, लास्टिंग में ही होगा ये चीज़, फैक्टोरियल का एग्जांपल तुमको करके दिखाए होंगे, ठीक है। तो उसमें देखे होगे तुम कि जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे थे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा था। ऑब्वियसली तुम सोच सकते हो कि देखो, एक एग्जांपल ही देखो, 1 इंटू फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, इतना करेगा। फिर अगर 6 का फैक्टोरियल करो, यही तुम्हारा 120 हो जाता है, यही तुम्हारा 120 हो जाता है, ये तो शायद याद ही है। अगर 6 लगाते हो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर अगर इसमें 6 कर देते हो तो 6 का फैक्टोरियल हो जाता है तुम्हारा 720। वही फिर 7 का फैक्टोरियल निकालने लगते हो, 720 × 7, ठीक है। तो और भी अगर फिर इसका फैक्टोरियल निकालो 8 का, तो इसमें 8 मल्टीप्लाइड कर दो। तुम ये भी देख रहे हो कि तुम्हारा ये जो वैल्यू है ये भी बहुत तेजी से अब इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। तो सिर्फ तुम्हारा आउटपुट का मतलब ये लिमिट ही नहीं इंक्रीज हो रहा है, तुम्हारा टाइम भी इंक्रीज होगा इसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि लार्जर वैल्यू को कैलकुलेट करने में भी वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और उतना टाइम लूप चलेगा। और ये कैसे, देखो, जैसे मान लो हम लोग फैक्टोरियल लूप के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, एक बनाते हैं क्या, फैक्टोरियल का, ठीक है। तो 4 int I is equals to 1, I is less than equal to n, लूप के हिसाब से चला रहे हैं, ओके, लूप के हिसाब से लेस देन n, और I प्लस प्लस किए, और हम क्या किए, ओपन किए, और यहाँ पे एक int फैक्ट नाम का स्टोर करते हैं, और ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो तुमको बताएंगे कि मल्टीप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट 1 स्टोर कर लो, ओके। जब भी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो फैक्ट ऑफ 1 × I, ठीक है। ये कोड को जरा अच्छे से देखो,
ये कोड को तुम अच्छे से देखो, ये फोर लूप को अच्छे से स्टडी करो। ये फोर लूप जब हम बोलेंगे, ठीक है, अब मान लो हम बोलते हैं तुमको 3 का फैक्टोरियल निकालो, तो हम क्या किए, सबसे पहले इस कोड को चलाते हैं। हम तुमको बोल रहे हैं कि ये फैक्टोरियल का कोड है, इतना मान के चलो, तो फैक्ट ऑफ 3 करवाते हैं ना। तो चलो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फैक्ट में 1 स्टोर हो गया, ठीक है, फैक्ट में बाय डिफॉल्ट 1 स्टोर हुआ। 4 इंट आई इज इक्वल टू 1। तो अब चलो फोर लूप को चलाते हैं, फोर लूप को चलाते हैं। आई इज इक्वल टू 1, पहली बार तो आई इज इक्वल टू 1 होगा। आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई क्या लेस देन इक्वल टू एन है, इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा। एन तुम्हारा क्या है, 3, 3 का फैक्टोरियल निकाले बोल रहे हैं। तो अभी है 1 इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन चेक होगा, 1 क्या लेस देन और इक्वल टू एन है, यानी कि 3 है। तो हाँ, ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो गया। ये कंडीशन ट्रू हो गया मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा रन करेगा, ठीक है। कंडीशन जैसे ही ये तुम्हारा ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट रन करेगा। अब ये स्टेटमेंट रन किया और इसमें क्या होगा, फैक्ट में स्टोर होगा क्या, फैक्ट, फैक्ट क्या है बाय डिफॉल्ट 1 और इनटू आई, सॉरी यहाँ पे आई, इनटू आई क्या है, आई देखो 1, ये वाला केस रन कर रहा है ना, आई 1 है, तो 1 आया, ठीक है। अब फिर जब स्टेटमेंट सारा रन हो जाता है तो लूप में क्या होता है, इंक्रीमेंटेशन कॉल होता है, तो इंक्रीमेंट करेगा। अब आई तुम्हारा क्या हो गया 2, तो अब सेकेंड टाइम्स लूप चलेगा। आई इज इक्वल टू तुम्हारा, देखो एक एक करके, जब भी तुमको ड्राई रन करना होगा ना, इसी को ड्राई रन कहते हैं। जब कोई तुमको बोले कोड को अपना ड्राई रन करके देखो, तो ऐसे ही ड्राई रन करके देखा करो, तुम लूप को स्टडी किया करो, हर एक वैल्यू पे स्टडी किया करो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा लूप में कहाँ गड़बड़ी है। तो वही तुम ऐसे ड्राई रन करना भी सीख सकते हो। देखो अब क्या कर रहे हैं हम, आई इज इक्वल टू 2 हो गया सेकंड टाइम, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन को हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, ओके। चलो ऐसा करते हैं ना, हम तुमको नेक्स्ट क्लास में कभी फ्लो चार्ट बनाना सिखा देंगे। हम सोचे कि वो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और जनरली कोई नहीं भी पढ़ता है, लेकिन अगर फ्लो चार्ट बनाना सीख जाओ तो काफ़ी अच्छा होगा तुमको कोड को दिखाने के लिए। हालांकि इसको उसके बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए देख लो। अभी क्या करेगा, कंडीशन वेरीफाई करेगा, क्या मेरा कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू एन है, तो आई क्या है अभी 2, क्या मेरा 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है। तुम देख सकते हो ऑब्वियसली 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि ये भी कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो गया, कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो गया। तो अब क्या जाके स्टोर होगा, फैक्ट में क्या स्टोर होने वाला है, फैक्ट इज इक्वल्स टू, मीन्स फैक्ट इज असाइंड टू, ये असाइनमेंट का है, ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट है, तो इसको बोलो फैक्ट असाइंड टू क्या, करंट फैक्ट, फैक्ट, तो करंट फैक्ट मेरा क्या था, फैक्ट ये मतलब प्रीवियस फैक्ट, फैक्ट का अभी तक जो रिजल्ट है ये 1 था अभी तक, और इनटू आई, और आई मेरा करंट क्या है 2, तो देखो 2 आ गया। और अभी देखो क्या हो रहा है, जब फिर से इंक्रीमेंटेशन कॉल होगा और आई हो जाएगा अब तुम्हारा 3, इंक्रीमेंटेशन कॉल हुआ, आई हो गया 3, आई इज इक्वल टू 3, आई जब 3 हो गया फिर से कंडीशन वेरीफाई करेगा, क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, मतलब ऑब्वियसली ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है ना, मैथ्स में ये तो अच्छे जानते हो, उसको बताना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। फिर से कंडीशन रन करेगा, स्टेटमेंट तुम्हारा रन करेगा, फैक्ट असाइन टू क्या, करंट फैक्ट का वैल्यू, फैक्ट इनटू आई है, तो फैक्ट क्या है मेरा अभी तक, इससे पहले 2 था, इनटू आई अभी क्या है मेरा करंट 3 है, तो 6, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जैसे ही मेरा इंक्रीमेंट होगा, इसको स्क्रॉल कैसे करते हैं यार, एक सेकंड रुको, तो इसी का यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जैसे ही मेरा आई इंक्रीमेंट करेगा, तो आई तो अब हो जाएगा करंट 4 है ना, इंक्रीमेंट होने के बाद आई मेरा हो जाएगा 4, तो इस बार आई हो गया 4, और कंडीशन जैसे ही वेरीफाई करेगा, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, एन है, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब अब तुम्हारा लूप रन नहीं करेगा, ये एग्जिट हो गया, और तुमको रिजल्ट मिल जाएगा क्या, लूप जैसे ही एग्जिट होगा तुमको रिजल्ट मिल जाएगा फैक्ट, फैक्ट को सी आउट करवा लेना, और फैक्ट में अभी क्या है तुम्हारा रखा हुआ 6, तो ये मिल गया तुमको 3 का फैक्टोरियल, और तुम करके देख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 जो हो जाएगा तुम्हारा 6, ओके। तो ये देखो 3 बार तुम्हारा लूप चला, एक
2 3 3 बार चला ना। वही अगर हम 100 का फैक्टोरियल निकालने बोल देते तो 100 टाइम्स कंडीशंस को चेक करता। क्या 100 का निकालने बोल देते तो यहाँ तुम्हारा 100 रहता, n इज इक्वल टू 100 रहता। ओके, तो आई 1 से लेके 1 to 100 ट्रू होने वाला था, तुम्हारा कंडीशन ट्रू होने वाला था। और ट्रू होता यानी कि 100 टाइम्स तुम्हारा लूप चलता। ये 100 फैक्टोरियल के लिए है, ठीक है, 100 टाइम्स तुम्हारा लूप चलता। मतलब तुम कह सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, इस चीज को लेके तुम क्या देख रहे हो कि अगर तुम क्या देख पा रहे हो कि अगर तुम्हारा मीन्स अगर हम 1 का फैक्टोरियल कॉल करने बोले तुम्हारा लूप चला एक बार, ठीक है। 2 का कॉल करने बोले, 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने, तुम्हारा लूप कितना टाइम्स चला, 2 बार। अगर हम 100 का कहे तुमको कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल, तुम्हारा लूप चला 100 टाइम्स, ठीक है। अगर हम 10,000 कहेंगे तो तुम्हारा लूप चलेगा 10,000 टाइम्स, क्योंकि 1 to 10,000 वो कैलकुलेट करेगा, इतना बार चलेगा। मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे ही हम n का साइज, n मेरा क्या है फैक्टोरियल में जो इनपुट लेंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू इनपुट ले रहे हैं हम कि तुम बताओ हम किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, 6 का या 10 का या किसका, ठीक है। तो n में हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, n क्या है मेरा, ये है मेरा इनपुट। ओके, तो जैसे ही हम इनपुट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे ही इनपुट का साइज बढ़ा रहे हैं, ओके, वैसे मेरा क्या हो रहा है, लूप भी ज्यादा चल रहा है। तो तुम ये कह सकते हो तुम्हारा लूप किस पे डिपेंडेंट है, एन पे। मींस तुम्हारा जो नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा कोड रन करेगा, मींस नंबर ऑफ स्टेप जो तुम्हारा पूरा कोड में होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे। और तुम कैसे कह सकते हो, देखो एक फिर से प्रीवियस कोड के पास जाते हैं, चलो देख लो एक चीज देखो, इस लूप को इसमें मान लो सी आउट करवाते हैं यहीं पे, इसके बाद हम क्या करवाते, सी आउट करवाते थे फैक्ट को, फैक्ट, ये तुम्हारा फैक्टोरियल का कोड हो गया। ऊपर इंट मेन वगैरह जो है उसको भूल जाओ, ये तुम्हारा रियल कोड होता है, यहां से यहां तक तुम्हारा रियल कोड होने वाला था। और इसमें देखो कितना स्टेप है, मान लो अभी हम 100 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने बोले तो तुम स्टेप काउंट करना कितना स्टेप होगा, ये तो एक ही बार होगा ना, ये एक ही बार रन करेगा क्योंकि इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद यहां से इस लूप के पास आ जाएगा, ठीक है, यहां से इस लूप के पास आ जाएगा। ये कितना बार चलेगा, n इज इक्वल टू 100 है, तो तुम अच्छे से अब समझ चुके हो कि ये 100 टाइम्स चलेगा। तो देखना स्टेप काउंट करना, एक ये लिया 100 तुम्हारा क्या लेगा, ये फोर लूप लेगा, और ये भी तो एक ही बार लेगा, एक सी आउट तुम्हारा लेगा, और नीचे में तुम्हारा होगा रिटर्न 0 और तुम्हारा कोड एग्जिट कर गया। तो देखो जरा कितना हुआ, 100 तो तुम्हारा लूप पे डिपेंडेंट है, 100 क्या है तुम्हारा n पे डिपेंडेंट है, और 2 कांस्टेंट है, 2 तुम्हारा कांस्टेंट है। तो तुम्हारा फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है देख रहे हो तुम, जरा देखो हम फंक्शन लिखते हैं, तुम्हारा फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, तुम्हारा f ऑफ n है क्या, n प्लस कुछ कांस्टेंट, अब कांस्टेंट यहां पे तुम्हारा 2 है, यही है ना तुम्हारा फंक्शन, और ये n क्या है तुम्हारा लूप जो चेंज करवा रहा है। एक ही चीज ना तुम्हारे कोड में ऐसा है जो चेंज हो सकता है, कंडीशनल है लूप, जितना हम n देंगे वो, बाकी तो ये 2 स्टेप कांस्टेंट है। तो यही तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन होगा, जो तुम्हारा कोड का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमको ये सब नहीं करना है, ये हम तुमको ये बताए इतना कि ये इसलिए बता दिए कि तुम जानो कि ये फंक्शन तुम इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे तुम्हारा कोड का क्या फंक्शन हो सकता है। मतलब ये तुम्हारा क्या है, स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए कि कितना स्टेप मेरा कोड चलेगा, ठीक है, कितना स्टेप तुम्हारा कोड लेगा, और इसको अच्छे समझ गए, ये तुम्हारा लूप लेगा और 2 कुछ कांस्टेंट होगा, इनिशियलाइजेशन और सी आउट सी इन जो करवाए होंगे, ठीक है, और वो लूप तुम्हारा 100 टाइम्स चलेगा। तो तुम्हारा कोड एक 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। वही 200 का रहा था तो तुम्हारा 200
n इज इक्वल टू 200 रहता तो 200 दो स्टेप में कैलकुलेट हो जाता तुम्हारा। तो यही हुआ तुम्हारा क्या, कोड। ओके, और इस तरह से तुम कह सकते हो कि तुम्हारा कोड क्या है, डिपेंडेंट है n पे। मीन्स तुम्हारा कोड क्या है, टाइम। टाइम को ना तुम स्टेप के हिसाब से कैलकुलेट करो, टाइम को स्टेप के हिसाब से कि तुम्हारा कोड कितना स्टेप रन करेगा। तो तुम्हारा टाइम किस पे डिपेंडेंट है, n पे। ठीक है, तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट है n पे। n इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, मीन्स उतना स्टेप ज्यादा लग रहा है। तो यही होता है तुम्हारा O ऑफ n, जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर। ये बता दिए थे, लीनियर तक हम बता दिए थे, और फिर से रिपीट कर रहे हैं, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यही होता है तुम्हारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसी को बोलते हैं। मीन्स अब तुम लीनियर कैसे डिटेक्ट करोगे, तो हमेशा याद रखना, लीनियर डिटेक्ट करना तुम देख लो जहां भी फोर लूप मिलेगा तुम कह देना ये तो लीनियर है। जहां भी तुमको फोर लूप मिल गया, एक ही बार फोर लूप, लीनियर है। जैसे ही तुमको मिलेगा फोर int I is equal to 0, I is less than equal to n या लेस देन n, I is less than n, I प्लस प्लस। ठीक है, जैसे ही तुमको ये मिल जाए और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा, ठीक है, तुम क्या कहोगे, ये तुम्हारा लेगा n स्टेप, n स्टेप लेगा, मतलब ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इस लूप का O ऑफ n। पहचानने सीख गए तो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा O ऑफ n। और एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट का, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट का हो जाता है तुम्हारा O ऑफ 1। एक सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट ही नहीं सिर्फ, इवन तुम इतना मानो फिलहाल के लिए कि एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट O ऑफ 1 होता है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारे कोड में तो मल्टीपल O ऑफ 1 मिल सकता है। यहाँ पे कुछ सी आउट होगा, सी आउट समथिंग, ठीक है, ये भी तुम्हारा O ऑफ 1 हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ इनिशियलाइजेशन होगा, इंट जे इज इक्वल टू 5, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, O ऑफ 1 हो गया। ठीक है, अगर एक और लूप मिल गया तो वो O ऑफ n हो गया। तो तुम इससे अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या O ऑफ n है, क्या O ऑफ 1 है। ठीक है, एक और चीज तुमको दिखाते हैं, इस बार दिखाते हैं O ऑफ n स्क्वायर। ये भी तुमको यहां तक हम पिछले क्लास में दिखा दिए थे, फिर से देखो, 4 int I is equals to 0, I is less than n I प्लस प्लस। ओके, और इस बार फिर से इसके अंदर 4 लगाते हैं, 4 int j is equals to 0, j is less than n, j प्लस प्लस। ओके, यहां कुछ स्टेटमेंट है, सॉरी यहां कुछ स्टेटमेंट है। ओके, ये फोर लूप क्लोज किए और अब ये वाला फोर लूप क्लोज करते हैं। ओके, अब इस चीज को देखो एक बार गौर से, इस चीज को देखो। जब इसको देखोगे तो क्या देखोगे कि जब i इज इक्वल टू 1 होगा, जब लूप ये स्टार्ट होगा, यहां से लूप स्टार्ट हो रहा है, तो जरा गौर से देखना इस चीज को। फिर से ड्राई रन करके दिखाते हैं, हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे तुमको, i इज इक्वल टू 3 लेके दिखाते हैं, n इज इक्वल टू 3 लेके दिखाते हैं। जरा देखो n इज इक्वल टू 3 पे तुम देखना क्या होगा। जब i तुम्हारा 0 होगा, i 0 होगा, क्या 0 लेस देन, क्या 0 लेस देन इक्वल टू n है, n क्या है तुम्हारा 3, ये कंडीशन ट्रू है। ऑब्वियसली ये कंडीशन तुम्हारा t लिख देते हैं ट्रू के लिए, ट्रू हो गया, मतलब अब स्टेटमेंट रन करेगा। और उसका स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट खुद एक लूप है, वो स्टेटमेंट खुद एक लूप है। अब ये लूप फिर से अब ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम इस लूप को तो स्टडी कर चुके हो पिछले बार में इस लूप को, ये देखो n टाइम्स चलेगा, तुम इसको अच्छे जानते हो, O ऑफ n टाइम्स चलेगा, मतलब n स्टेप चलेगा। ये कितना चलेगा, n स्टेप चलेगा, O ऑफ n है ये तुम्हारा। तो तुम जान चुके हो कि i इज इक्वल टू 0 में n स्टेप चलेगा, चलेगा कि नहीं, इस चीज को तो जान चुके हो तुम। ठीक है, फिर ये चलने के बाद यहां आएगा, ऑब्वियसली फिर से इंक्रीमेंटेशन कॉल होगा और i हो जाएगा इस बार 1।
ठीक है, ये एन स्टेप चल चुका है, इसको इमेजिन कर लो तुम, क्योंकि अभी ऊपर दिखा चुके हैं, ये एन स्टेप चल गया और इस पे एन स्टेप चलने के बाद फिर से आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई इज इक्वल टू 2 होगा, सॉरी 1 होगा, आई इज इक्वल टू 1 होगा। फिर से चेक करेगा क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर से ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर से इस लूप के पास आएगा, फिर से ये n टाइम्स चल जाएगा, फिर से n टाइम्स चल जाएगा, n स्टेप या n टाइम्स जो बोलो तुम। ठीक है, ये चल रहा है, एकदम गौर से देखते रहो, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस चीज में। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है यार? ठीक है, तो फिर से ये n टाइम्स चला। ओके, ये गायब हो जाएगा तो तुम देखोगे कैसे इस चीज को। तो फिर से n टाइम्स चला, यहां पे लिखते हैं। ओके, फिर से n टाइम्स चलने के बाद फिर से i 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके। ठीक है, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, और ये ट्रू हो जाएगा तुम्हारा, और फिर से ये लूप चलेगा उसके अंदर का, ये लूप चलेगा और ये फिर से n स्टेप चलेगा या n टाइम्स जो भी लिखो तुम। ठीक है, और जब i इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या ये रन होगा? अब इस पर लेस देन इक्वल टू नहीं है, हम जो बार बार लगा रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखो, हम वहाँ पे 0 से लेके n तक ही किए हैं। ओके, 0 से लेस देन n, तो इस बार क्या चलेगा? क्या मेरा 3 लेस देन 3 है? नहीं, तो ये कंडीशन तुम्हारा हो जाएगा फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, नहीं रन करेगा। तो देखो क्या हुआ तुम्हारा, 3 टाइम्स i इज इक्वल टू 0 पे चला, i इज इक्वल टू 1 पे चला, ओके, 0 पे चला, 1 पे चला, 2 पे चला, तो n स्टेप 0 के लिए, ठीक है, और सॉरी n स्टेप 0 के लिए, नॉट प्लस, ठीक है, अब फिर 1 के लिए भी n स्टेप। ठीक है, एक सेकेंड, 1 के लिए भी n स्टेप चला तुम्हारा। ओके, 1 के लिए भी n स्टेप चला, 2 के लिए भी n स्टेप चला, 3 के लिए भी n स्टेप चला। ठीक है, मतलब n क्या है तुम्हारा? 3, तो 3 स्टेप चला 3 बार, कितना चला? 3 स्टेप चला 3 बार, तो 3 इंटू 3। ठीक है, हुआ ना? ये पूरा का पूरा लूप, ये जो अंदर वाला फोर लूप है, ये फोर लूप कितना बार चला? 0 के लिए 3 बार चला होगा, फिर इसके लिए 3 बार चला होगा, 1 के लिए 3 बार चला होगा, 2 के लिए 3 बार चला होगा। ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा लूप n इंटू n टाइम्स चल गया ना, मतलब 3 इंटू 3 यानी कि 9 टाइम्स चल चुका है ना। मतलब ये स्टेटमेंट, ये टोटल का टोटल स्टेटमेंट, यानी कि ये टोटल ओवरऑल लूप, इसका टोटल स्टेप काउंट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9 स्टेप, यानी कि 9 टाइम्स। हुआ कि नहीं? और देखो जरा इसको, n इंटू n यानी कि n स्क्वायर टाइम्स चला कि नहीं, तो ये तुम्हारा होता है, इसी को बोलते हैं O ऑफ n स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थोड़ा देर होल्ड करो, तुमको पता चलेगा कि ये सब बकवास है, जितना भी थ्योरी बता रहा है ये सब बकवास है। ठीक है, हम लोग भी पहले स्टार्टिंग में इससे डर गए थे कि यार तो इतना सारा मैथ्स है। ठीक है, हाँ, हो सकता है तुम्हारे लिए ये आसान लग रहा होगा फिलहाल के लिए, हो सकता है, लेकिन हमको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी फील हुआ था कि इतना मैथ्स क्यों पढ़ रहा है। लेकिन तुमको अभी बताएंगे कुछ ट्रिक्स, ठीक है, जिससे तुम भूल जाओगे, फिर इन सब बातों को भूल जाओगे। ये बस तुमको बताने के लिए हम एक बार रिवाइज करके तुमको हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सब बातों को भूल जाओगे, हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, जस्ट तुम कोड देखोगे और समझ जाओगे कि तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, और वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। बस एक और बता देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लॉग और लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बस उस चीज से फैमिलियर तुम लोगों को करवाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा नहीं हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, तो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लो। तो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? तुमको बाइनरी सर्च में देखने को मिलेगा। हम लोग बाइनरी सर्च नहीं पढ़े हैं, ऑब्वियसली नहीं पढ़े हैं,
और जल्द ही पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन खास अभी तुमको बता पाते, चलो एक ऐसा चीज देख लो, बाइनरी सर्च होता क्या है, अभी हम लोग उसका कोड नहीं लिखेंगे, इस चीज को जान लो। एक एक सर्चिंग टेक्निक है हम लोगों के पास जिसको बोलते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है, जैसे मान लो ये सर्च हमेशा सॉर्टेड एलिमेंट पे काम होता है। इस सर्च को परफॉर्म करने के लिए तुमको क्या चाहिए, सॉर्टेड कलेक्शन चाहिए, तुमको सॉर्टेड अरे चाहिए या वेक्टर या जो भी हो, ठीक है। तुम्हारे पास ये तुम ओनली वर्क्स ऑन सॉर्टेड अरे, ओके, ओनली वर्क्स ऑन सॉर्टेड अरे। और कैसे, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया एलिमेंट। तुमको बोला कि तुम हमको 2 ढूंढो, ओके, तुमको बोला कि तुम 2 ढूंढो। देखो तुम्हारे पास सर्च करने का दो तरीका मौजूद है, तुम अभी अच्छे से एक तरीका को अच्छे से जानते हो, तुमको बोल देते हैं हम 2 ढूंढने के लिए, ठीक है। तुम इस चीज को जान लो, तुमको बोलते हैं अभी 2 ढूंढने के लिए तुम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते और कहते कि हम इस पूरे कलेक्शन में इटरेट करके देखते हैं, मीन्स 1 बाय 1 सबके पास जाके देखते हैं और देखते हैं क्या मेरा वो एलिमेंट 2 है। हम लूप चलाएंगे 0 टू n तक, ठीक है, मतलब जो मेरा कलेक्शन है उस पर लूप चलाएंगे और चेक करेंगे क्या मेरा एलिमेंट जो है एरे ऑफ इंडेक्स आई, इफ एरे ऑफ इंडेक्स आई इज इक्वल्स टू 2, हम क्या किसको सर्च कर रहे हैं, 2 को ना, तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ अरे ऑफ इंडेक्स आई इक्वल टू है 2 के, यही कंडीशन लगाते। लूप में जाके लूप करेंगे 1 टू n जो मेरा साइज होता, और उस पे जाके हम क्या कंडीशन लगाते, यही कि अगर ये हो जाता तो हम कह देते, अगर मिल जाता ये कह देते कि फाउंड, नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो बाद में बोलेंगे नॉट फाउंड, ठीक है। तो यही कंडीशन लगाते, ऑब्वियसली लूप करते 1 टू n पूरा अरे पे लूप करने के बाद हम यही कंडीशन चेक करते। तो क्या होता इस बार, वो क्या था, पहले इस पे जाते, फिर इस पे जाते, फिर इस पे जाते, फिर इस पे जाते, मान लो 2 यहां रहता, इमेजिन करो सब पे जाते और यहां तुमको मिल जाता, मान लो 8 सर्च करने बोले, ओके, तो 8 तुमको अब मिल गया, 8 मिल गया ना तुमको। तो क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट पे जा रहा है, मतलब n एलिमेंट है तो n टाइम्स जा रहे हैं, तो तुम इसको कह सकते हो कि ये मेरा कोड क्या होगा, O ऑफ n है, ठीक है। तुम ये सोचोगे कि क्या मेरा अगर 8 यहीं पे होता तो तब तो 2 ही स्टेप में हो जाएगा, 2 ही स्टेप में हो जाएगा ना, तुमको n स्टेप तो नहीं होगा। अगर यहीं पे 8 होता तो तुमको तो तुरंत मिल जाता, ठीक है। लेकिन देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते हैं तो हम लोग वर्स्ट केस देखते हैं, ओके, कि सबसे खराब केस हमको क्या मिल सकता है, और ऑब्वियसली तुमको सबसे खराब केस क्या मिल सकता है कि तुम्हारा एलिमेंट लास्ट पे रखा हो, तुम एक एक करके ढूंढना स्टार्ट किया, तुम्हारा एलिमेंट लास्ट पे रखा हो, ये सबसे बेकार केस मिलेगा तुमको। बेस्ट केस क्या मिलेगा तुमको कि तुम्हारा एलिमेंट फर्स्ट पे ही रखा हो, लूप चलाना स्टार्ट किए, तुमको पता चला कि अरे ऑफ 0 पे ही तुम्हारा एलिमेंट रखा है, मान लो 8 को सर्च करना स्टार्ट किया, ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस्ट केस। और वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, ये 2 टर्म है तुमको टाइम कम्प्लेक्सिटी में देखने को मिलेगा। वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, तुम्हारा एलिमेंट लास्ट पे रखा हो, एलिमेंट एट लास्ट पोजीशन। ऑब्वियसली इस चीज को तुम समझ सकते हो, कोई चीज तुमको सर्च करने बोलेगा, ठीक है, तुमको बोलेगा भाई 1 से लेके 10,000 तक का तुमको नंबर दिए, ठीक है, तुम 8 जाके हमको ढूंढ के लाओ, उसमें से 1 से लेके 10,000 तक तुम्हारे पास नंबर है, जैसे तैसे रखा हुआ है, बोलेगा कि 8 ढूंढ के लाओ। अब तुम शुरुआत से ढूंढना स्टार्ट करोगे क्योंकि तुमको नहीं मालूम वो एलिमेंट कहाँ है, तुम ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ढूंढना स्टार्ट किया, 10,000 टाइम्स है और तुम ढूंढना स्टार्ट किए, हो सकता है तुम्हारा पहला एलिमेंट ही वो 8 मिल जाता, लेकिन क्या होता कि वो 10,000 बोल रहे थे ना, क्या होता अगर वो अरे ऑफ इंडेक्स 10,000 माइनस 1 पे होता, एक अरे में है और अरे ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इस पे होता, अगर इस पे होता
तो तुम बौख जाते ना, तुमको इतना बार वेरीफाई करना होता, कोड को रन करवाना होता, मतलब इतना बार तुमको इफ कंडीशन को रन करवाना होता चेक करने के लिए, तब जाके मिला। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि तुम्हारा कोड एन टाइम्स चल जाए, ठीक है, और तुम नहीं जानते हो, ऑब्वियसली तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा ऑब्वियसली कि एरे किस टाइप का मिले। तो हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम लोग इस बात को ध्यान देते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट केस को ही हम लोग स्टडी करेंगे, बेस्ट केस पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बिग ओ नोटेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, नोटेशन ओनली केयर्स अबाउट क्या, वर्स्ट केस। समझ रहे हो इस चीज को? हम लोग हमेशा देखो, कोड हम लोग बना के दे रहे हैं ना, यूजर को हम लोग कोड बना के देंगे, तो हम लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि मेरा कोड बेस्ट केस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब मेरा कोड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमको इस बात को दिमाग में रखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरा कोड कितना बुरा हो सकता है, इतना बुरा ना हो कि उसका कंप्यूटर में चले ही नहीं, ठीक है। हमको ये ध्यान में रखना होगा, ये नहीं ध्यान में रखना होगा कि मेरा कोड इतना अच्छा चले, ये ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को कि मेरा कोड इससे ज्यादा बुरा तो चले ही नहीं, ठीक है, ये मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे अच्छा चल रहा है मतलब ओके है, ठीक है। तो हमेशा वर्स्ट केस पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ सिनारियों में बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ सिनारियों में आने के बाद वो कोड ही हैंग कर गया, तो वो एक अच्छा ऐप नहीं है। कि कुछ रिजल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट किए, बहुत मस्ती से कैलकुलेट कर दिया, एकदम फास्ट चला, और फैक्टोरियल 10 कैलकुलेट किए तो हैंग कर गया मेरा कंप्यूटर, नहीं। तो ऐसा भी कोड नहीं लिखना है, ओके। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं और देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरा कोड कितना बुरा हो जाएगा। तो दो ही टर्म्स है इसमें, बेस्ट केस और वर्स्ट केस, दोनों को स्टडी करते हैं और हम लोग हमेशा वर्स्ट केस पे करते हैं। तो ये जो कह रहे थे तुमको कि एक सर्चिंग तरीका तुम लोग जो जानते हो, जो क्या करोगे, इस चीज को एक एक करके एलिमेंट के पास जाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्यों ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लीनियर सर्च क्योंकि एवरी एलिमेंट के पास जाते हैं, ठीक है, और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है, क्योंकि एवरी एलिमेंट के पास, तुमको बताए थे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं ना, ओ ऑफ एन को बोलते हैं लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो वो सर्चिंग एल्गो को भी ना यही नाम दे दिया गया है, लीनियर सर्च, क्योंकि वी ट्रावर्स, ठीक है, वी ट्रावर्स ओवर एवरी एलिमेंट, ओके। तो हम लोग हर एक एलिमेंट के पास जाते हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट के पास जाके चेक करते हैं। लेकिन देखो, एक हम लोगों के पास, हम लोग बाइनरी सर्च देखने वाले थे ना, एक हम लोगों के पास बेस्ट तरीका है बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च। और इसमें इस चीज को देखना जरा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लीनियर सर्च अभी कोड करके दिखा देंगे, बाइनरी सर्च, ठीक है, चलो ये भी दिखा ही देंगे, ठीक है, अगर टाइम बच गया तो। हाँ, लेकिन हम सोच रहे थे क्वेश्चन दिखा, चलो देखते हैं क्या करते हैं। बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, मान लो क्या, फिर से एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हम बोल दिए तुमको टू सर्च करने के लिए ना, तो लिख लो यहाँ पे टू सर्च, क्या सर्च करना है भाई तुमको, टू, ठीक है, हमको इसका इंडेक्स दे दो, ठीक है, फाइंड इंडेक्स, ये हमको टास्क मिला है, ओके, ये हमको टास्क मिला है। हम लोग क्या करेंगे, एक बात बताओ, लीनियर सर्च कैसे काम करता है पता है, हम लोग हमेशा मिड इंडेक्स के पास जाते हैं, क्योंकि मेरा एलिमेंट सॉर्टेड है, तो हम लोग एवरी एलिमेंट के पास ना जाके, लीनियर बाइनरी सर्च क्या करता है, एक मिड इंडेक्स को मेंटेन करता है और हमेशा उसी के पास जाता है, ठीक है, मिड इंडेक्स को मेंटेन करता है और हमेशा उसी के पास जाता है। कैसे देखो, ठीक है, इसके पास क्या, मिड इंडेक्स पहले कैलकुलेट कर लो। तो मिड इंडेक्स क्या हुआ मेरा, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 9 एलिमेंट है, तो n/2 कर लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 ना, 4 आएगा ऑब्वियसली, 9/2 करोगे
तो तुम्हारा 4 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इंटीजर है तो मिड इंडेक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा 4, तो 0 1 2 3 4, 5 के पास आया। ओके, तो ये मेरा मिड है, 5 के पास आया और बोल चेक करेगा वो क्या मेरा 5, क्या मेरा मिड इंडेक्स, यानी कि इफ कंडीशन लगाएगा, इफ मेरा अरे ऑफ मिड इंडेक्स जो कि मेरा m है, मिड इंडेक्स को हम m लिख दिए, क्या मेरा अरे ऑफ m इक्वल टू है जो एलिमेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इन दिस केस हम 2 को फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर ये इक्वल टू है तो हमको मिड इंडेक्स रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ये इक्वल टू है तो तुम हमको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो m, ठीक है, मतलब m को आंसर में मेरा डाल दो, ठीक है। अगर इसको हटाओ, अगर एक सेकंड, अगर मेरा, अब मान लो इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, अगर ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू नहीं होता, ओके, मान लो ये मिड इंडेक्स, तो अब एक बात हमको तुम बताओ कि अगर मेरा मिड इंडेक्स ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, हमको 2 फाइंड करने को बोला, ये कंडीशन तो तुम्हारा फॉल्स हो गया, तो एल्स में हम क्या लिखें, तुम ही बताओ, क्या इसके आगे हमको देखने का कोई जरूरत है? नहीं है, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मिड इंडेक्स जो कि तुम्हारा क्या था, वेरीफाई किया ना, मिड इंडेक्स तुम्हारा वेरीफाई किया। अब तुम ऐसे नहीं बता सकते हो कि आगे देखने का जरूरत है कि नहीं है, फिलहाल के लिए तुम इसको देख के बोल सकते हो, लेकिन कैसे, फिलहाल के लिए तुम इस चीज को देखो। अब तुम चेक करोगे, एल्स में चेक करोगे कि क्या मिड इंडेक्स मेरा बड़ा है या छोटा है, ठीक है। मेरा मिड इंडेक्स, अरे ऑफ मिड इंडेक्स ग्रेटर है 2 से या फिर स्मॉलर है। इफ अगर मान लो अरे ऑफ, मान लो हम तुमको कंडीशन नहीं लिखते हैं, उतना नहीं लिखेंगे, सिंपली से बोलते हैं, चेक करेंगे कि बड़ा है कि छोटा है। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है कि अरे ऑफ मिड इंडेक्स, अरे ऑफ मिड इंडेक्स तो ग्रेटर है 2 से, है ना। तो जब 2 से ये ग्रेटर है, जब ये 2 से तुम्हारा ग्रेटर है, तो इसके आगे का एलिमेंट कोई देखने का जरूरत है, इसको तो तुम क्रॉस कर दो, इसको देखने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जब यही ग्रेटर है और एलिमेंट सॉर्टेड है तो आगे का एलिमेंट हम क्यों सर्च करें, है कि नहीं। तो अब तुम उसके आगे देखो ही नहीं। तो देखो यहां क्या हुआ, सिर्फ एक कंडीशन हम चलाए और मेरा अरे आधा हो गया, हो गया ना। अब हमको इतना में ही सर्च करना है, आगे देखने का जरूरत नहीं है, इतना एलिमेंट पे तो हम सर्च ही नहीं किए। तो इस बार क्या हुआ, मेरा अरे हाफ हो गया ना, मेरा अरे का साइज बन गया n/2। हम हाफ किए नहीं, लेकिन अब मेरा लूप जो चलाएंगे हाफ एलिमेंट पे ही चलाएंगे। और कैसे चलाएंगे हम लोग इसका जब कोड लिखेंगे तब स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए तुम मान लो कि अब इसका हाफ पे तो देखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर से अब करेंगे चेक, अब फिर से क्या करेंगे, अब तुम इस दोनों पे ही, इतना पे ही तुम अपना फिर से बाइनरी सर्च लगाओ, फिर से मिड इंडेक्स कैलकुलेट करोगे। तो इस बार क्या है साइज 5, और 5/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 0 1 2, इस बार मिड इंडेक्स तुम्हारा m यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से चेक करोगे क्या तुम्हारा अरे ऑफ मिड इंडेक्स, फिर से इस कंडीशन को रन करवा के, क्या तुम्हारा अरे ऑफ मिड इंडेक्स 2 है? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देखो इक्वल टू 2 नहीं है, तो तुम्हारा m आंसर नहीं आया, ठीक है। फिर से चेक करोगे क्या तुम्हारा ग्रेटर है क्या 2 से, अगर ग्रेटर है 2 से तो फिर से तुमको इस दोनों को देखने का, इसके आगे का देखने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फिर से तुम्हारा ग्रेटर निकल गया, ठीक है। तो फिर से अब उतना नहीं देखना है तुमको, इतना पे ही देखना है, ठीक है। और इतना पे देखना है तो फिर से इस 3 के साइज का, फिर से इस 3 के साइज का तुम लो और मिड इंडेक्स कैलकुलेट करो, तो n/2, तो 3/2, तो तुम्हारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1.5 आएगा, लेकिन 1 ही देगा क्योंकि इंटीजर में स्टोर करेंगे, 1.5 को इंट में लेंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन के आ जाएगा 1, क्योंकि 0.5 को इग्नोर कर देगा। ये सब हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, ठीक है। तो जब ये हो गया तो इस बार यहाँ पे आ जाएगा, फिर से तुम कंडीशन चेक करोगे, क्या अरे ऑफ मिड इंडेक्स मेरा 2 है, ऑब्वियसली 2 है, और तुमको इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा 1, m में 1 स्टोर है, m इज इक्वल्स टू 1, और 1 आंसर को रिटर्न कर देगा। तो क्या हो रहा है, देखे गौर से, तुम देखे होगे इस चीज को, देखो जरा 1 2 3
4 5 6 7 8 9। क्या हुआ कि पहले इसको देखें, पहले इसको देखें, ठीक है। अगर ये नहीं था तो हम इसको बोले तुम जाओ, अब तुमको नहीं सर्च करेंगे। अब फिर इतना पे ही देखें, अब कितना पे सर्च लगाएंगे, 2 3 4 5, ठीक है। इस पे सर्च लगाए, अरे ऑफ मिड इंडेक्स, इसमें जाके, ठीक है। इसको चेक किए, अब ये नहीं मेरा काम किया, ये मेरा काम नहीं किया, तो फिर से क्या कहेंगे, ये भी ग्रेटर निकल गया, तो फिर से हम इसके लेफ्ट तक जाके फिर से लगाएंगे। इस बार मिड इंडेक्स ये आया, मेरा आंसर आ गया। देखो 3 स्टेप में ही मेरा आंसर आ गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, और इस बार तीसरा स्टेप में मेरा आंसर रिटर्न हो गया। देख रहे हो बाइनरी रिसर्च कितना फास्ट है, बाइनरी रिसर्च कितना फास्ट है, काफी फास्ट है ना। क्यों, क्योंकि हमको 9 स्टेप नहीं लगाना पड़ा, 9 स्टेप लगाना पड़ा क्या, 9 था ना, n इक्वल टू 9 था, और अब मेरा 3 स्टेप में ही काम हो गया, है ना। तो यही होता है तुम्हारा बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च ऐसे ही काम होता है। अगर तुमको 8 या 9 को कैलकुलेट करने बोलता, बोलता 9 को ही ढूंढो, तो इस बार तुम क्या करते, फिर से मिड इंडेक्स पे लगाते हैं, और इस बार कहते हैं कि नहीं मेरा तो एलिमेंट स्मॉलर है। इस बार जैसे 9 को कैलकुलेट करने बोलता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम, यहाँ पे हम ग्रेटर वाला केस ले रहे थे, तो देखो अगर तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 को सर्च करने बोलता तो इस बार भी 3 ही स्टेप लगेगा। क्यों, क्योंकि जब मिड इंडेक्स को तुम चेक करोगे तो बोलोगे स्मॉलर है, तो जब यही स्मॉलर है, तुम्हारा अरे ऑफ मिड इंडेक्स ही स्मॉलर है, तो इसके पहले का एलिमेंट तो और भी स्मॉलर होगा ना। क्यों, क्योंकि एलिमेंट तो सॉर्टेड है। क्या बोल रहा है, बाइनरी सर्च तुम्हारा सॉर्टेड पे ही काम करेगा, तो एलिमेंट तो सॉर्टेड है, तो इससे पहले जितना भी एलिमेंट होगा वो तो और भी स्मॉलर होगा, है कि नहीं। तो ये भी तुम्हारा काम नहीं करेगा, ये भी हाफ में बन गया। अब हमको सर्च करना है इतना पे ही, इतना पे ही सर्च करना है, और जब इतना पे सर्च करना है तो क्या होगा, फिर से हर एक बार हम इसको ले रहे थे, ठीक है। तुम इतना पे लेना ध्यान से, मतलब ये देख लेना कि जो एलिमेंट को देख चुके हैं उसको क्यों, उसके पहले से इंडेक्स लेना अरे का साइज, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम सर्च कर चुके हैं, मतलब ये मेरा छोटा हो गया, तभी इसके आगे इतना पे ही ना सर्च करेंगे। फिर इसको जब करोगे, ठीक है, तो इस दोनों में, तो इस दोनों में इस बार इवन हो गया, तो 4/2 करोगे तो ऑब्वियसली 2 आएगा, 4 नहीं, ऑब्वियसली तुम मिड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बता देंगे, तुम्हारा मिड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा। मतलब तुम इतना समझो कि इस बार ये तुम्हारा न्यू एरे हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला लगाएंगे जो तुमको राइट इंडेक्स दे देगा, और इस बार राइट इंडेक्स तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार ये इंडेक्स आया तुम्हारा, ठीक है, और ये भी सर्च किया, ये भी तुम्हारा नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी स्मॉलर होगा, तो फिर से इस दोनों पे चलेगा, फिर से इस बार मिड इंडेक्स तुम्हारा क्या आएगा, दोनों में से कोई आएगा, चलो यही आ गया, ये भी नहीं हुआ, तो लास्ट वाला जो बचेगा तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हर एक बार तुमको ऐसे ही करके, हर एक बार क्या होता है, तुम्हारा बाइनरी सर्च क्या करता है, अरे को हाफ कर देता है। तो देखो पहले तुम्हारा अरे का साइज क्या था, n था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अरे का साइज क्या हो गया, n/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका भी n/2 हो जाएगा, तो n/2 का भी हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि n/4 हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। फिर इसका भी n/2 होगा तो n/8 हो जाएगा। तो हर बार क्या हो रहा है, तुम्हारा अरे का साइज हाफ होते जा रहा है, ठीक है। और जब इसको मैथ करके देखोगे, सारा को मैथ करके देखोगे, देख लेना एक बार, ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है log n, ठीक है, o ऑफ log n। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही तुम्हारा आएगा o ऑफ log n, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हम लोग किसको किसको देख चुके हैं, O ऑफ 1 को देख चुके हैं, जो तुम्हारा इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट टाइम, ठीक है, कांस्टेंट टाइम। O ऑफ n को लीनियर टाइम, O ऑफ log n को लॉगरिदमिक टाइम, और O ऑफ n स्क्वायर को क्वाड्रेटिक टाइम।
ओ ऑफ एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल, एक होता है ओ ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो ये होगा ओ ऑफ 2 टू द पावर एन, जो हम लोग रिकर्सन में देखे थे। ओके, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो बहुत सारे मौजूद हैं। अब हम लोगों को इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम लोगों को डिटेक्ट करना है, कैसे पहचानेंगे। तो हम 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सारे के पास जाके देखते हैं कि क्या है तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी। पहचानना तुम सीख चुके हैं। पहले तो तुमको कैसे, देखो जब भी तुमको मिलेगा ना, तो स्टेप्स मिलेगा। ऑब्वियसली स्टेप में तुमको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। जब भी तुम फंक्शंस को स्टडी करोगे, उस फंक्शन में तुमको बहुत सारा मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हारा फंक्शन ये है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा फंक्शन कुछ भी हो, फंक्शन क्या बताएं, तुम्हारा फंक्शन स्टेप है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा फंक्शन है 3n² प्लस 6n प्लस, ठीक है, 6n प्लस यहाँ पे कुछ 7। ओके, ये तुम्हारा फंक्शन आता है। तो जब भी तुम टाइम कम्प्लेक्सिटी करोगे ना, ये तुम्हारा स्टेप है। तो इससे तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो, ये स्टेप जो हम लिखे हैं ना, इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो तुम, कि तुम्हारा n² टाइम्स लूप चल रहा होगा। ओके, ठीक है, 3 टाइम्स तुम्हारा ये तुम्हारा लूप चल रहा होगा। ओके, डबल लूप होगा तुम्हारे कोड में। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो तुम्हारे कोड में कहीं ना कहीं डबल लूप होगा, एक सिंगल लूप भी होगा, और कुछ कांस्टेंट स्टेप होगा। इससे तुम गेस कर लेना। ठीक है, इससे समझ जाओगे। तो देखो, हमेशा टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर। अब कहोगे कि इसमें तो दो है, n² भी है, n भी है। जो तुम्हारा रियल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है पता है, तुम हाईएस्ट डिग्री पे फोकस करो। पहले तो सबसे पहले तुमको क्या इरेज करना है, कांस्टेंट। जितना भी कांस्टेंट है उसको हटा दो। तो मेरा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टेप है। तो कांस्टेंट स्टेप को निगलेक्ट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट का कोड पे ज्यादा असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 7 स्टेप इजिली कर लेगा मेरा कंप्यूटर। 7 स्टेप इजिली कर लेगा मेरा कंप्यूटर। तो कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दो। तो क्या किया हम, देखो जब भी तुमको इस टाइप का मिले, तुम ये मत सोचना कि इसमें क्या करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा डबल लूप भी है, ट्रिपल लूप भी है, और तुम्हारा ये भी है। फिलहाल के लिए इस ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस फंक्शन पे। तो कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दो। फिर देखो कि लोएस्ट डिग्री जितना भी है उसको नेग्लेक्ट करो, मतलब हाईएस्ट डिग्री पे फोकस करो। डिग्री मतलब तुम्हारा जो हाईएस्ट पावर होगा। ओके, ये तुम्हारा जो हाईएस्ट पावर है, इसमें हाईएस्ट पावर मेरा क्या है, n² है ना, स्क्वायर है। ऑब्वियसली यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, n² है। तो हम क्या कहेंगे, f(n)=3n²। ठीक है, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिए, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिए, इसको भी, कांस्टेंट तो नेग्लेक्ट हुआ ही, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। फिर से इसका कोएफिशिएंट को भी नेग्लेक्ट कर दो। कोएफिशिएंट मतलब ये जो पावर के पहले जो वैल्यू लगा रहता है, कांस्टेंट वैल्यू, इसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं, मैथ्स में ये सब जानते होंगे। तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। तो अब बच गया तुम्हारा f(n), ठीक है, n²। ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारा। और जैसे ही n² मिला, तुम कह दो कि मेरा कोड हो गया O ऑफ n²। तो तुमको क्या करना है, जब भी तुमको टाइम कम्प्लेक्सिटी को समझना है, तुमको 3 बात ध्यान देना है। सबसे पहले तो इग्नोर कांस्टेंट, पहला क्या फैक्टर होगा, इग्नोर कांस्टेंट, इग्नोर कांस्टेंट। दूसरा क्या, इग्नोर करो किसको, ठीक है, लोएस्ट, जो भी लोअर डिग्री है। ठीक है, या तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम फोकस करो ओनली ऑन हाईएस्ट डिग्री। ओके, फोकस ऑन हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री या पावर जो भी लिखो। ठीक है, और इग्नोर अदर्स, इग्नोर अदर्स। ओके, और उसके बाद तीसरा क्या करना है, इफ देयर इज एनी कोएफिशिएंट, अगर कोई कोएफिशिएंट बचा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा हाईएस्ट पावर का, और कोएफिशिएंट लेफ्ट, रिमूव इट। ओके, क्या करना है तुमको, रिमूव इट। ठीक है, इसको भी रिमूव कर दो। तो अब तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम्हारा ग्राफ बन गया क्या, तो वही था,
इस बार फिर से एग्जांपल ले लेते हैं तुम्हारा। क्या हो गया तुम्हारा एफ ऑफ एन है, अगर मान लो आ, इस बार हो गया एन पे 4, ठीक है, प्लस एन पे 6 7, कुछ भी ले लो ना यार तुम, ठीक है, लॉग ऑफ एन, ठीक है, हालांकि ऐसे लिखा रहेगा कि नहीं, ठीक है, तुम समझ लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा, ओके, तो तुम ऑब्वियसली कर देना, तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन पे 6, क्यों, हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर और उसका वेरिएबल लेने के बाद बाकी सबको इग्नोर कर दो, भूल जाओ, तुम इसको भी इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे कोड पे इसका जितना इफेक्ट है ना बाकी सबका उतना नहीं होगा, ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, इतना बड़ा फंक्शन तुमको दिखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तो तुम ये भी कर सकते हो कि इसका भी इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक ही चीज मान के चलो, जितना इफेक्ट इसका है उतना इफेक्ट बाकी सबका नहीं होगा, तो यही है जो तुम्हारे कोड पे रियल इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, तो हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक ही में लेके चलते हैं, ओके, और एक तुमको और देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं तुम देख लिए होगे ओ ऑफ एम प्लस एन या ओ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, तो जब भी ऐसा मिले ना तुम ये समझ लेना कि ये दोनों ना एक ही जैसा होगा, ये दोनों एक ही पे डिपेंड कर रहा होगा, मतलब एक ही टाइप का डिग्री होल्डर होगा, ठीक है, मतलब जैसे कि तुमको एक एग्जांपल हम तुमको दिखा देते हैं, ये तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, हालांकि यहाँ भी तुम इसको रिड्यूस करके ओ ऑफ एन बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको एक फोर लूप लगा हुआ है जो 1 to m टाइम्स चलेगा, ठीक है, एक और फोर लूप लगा हुआ है जो 1 to n टाइम्स चलेगा, तो इसी केस में ये ओ ऑफ m हो गया, ये ओ ऑफ n हो गया, और दोनों मिलकर क्या हो गया तुम्हारा ओ ऑफ m प्लस n, ठीक है, हालांकि तुम इसको भी रिड्यूस करके, ठीक है, ओ ऑफ m प्लस n, इसको भी रिड्यूस करके जब भी तुम रियली बोलना चाहो तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन तुमको जब बोलेगा लोग कि नहीं हमको एग्जैक्ट बताओ तो तुम ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, मीन्स हमेशा ओ ऑफ एन कह सकते हो, ऐसा तुम्हारे कोड में जितना भी फोर लूप मिले, ठीक है, अभी हम कोड लिखते हैं, अब तुम हमको बताना, अब डायरेक्ट कोड पे जंप करते हैं, ये सब थ्योरी नहीं, कोड पे जंप करते हैं, कोड में जितना भी लूप मिले तुम डायरेक्ट समझ लेना कि अगर साइड बाय साइड कोई लूप है तो वो तुम्हारा ओ ऑफ एन ही है तुम्हारा कोड, मतलब यहां देखो एक लूप है, दो लूप है, ये साइड बाय साइड है ना, इस लूप के अंदर लूप तो नहीं है, तो ये एम हो या एन हो, तुम ओ ऑफ एम बोलो या ओ ऑफ एन बोलो, यही तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस दोनों में से जो भी लार्जर होगा ना, एम और एन में जो भी लार्जर होगा बोल देना वही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके, तुम स्मॉलर को इग्नोर कर देना, ऑब्वियसली हमेशा स्मॉलर को इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं कि एम तुम्हारा 1 हो और एन तुम्हारा 100 हो, तुम बोलना ओ ऑफ एम है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो लार्जर है उसी को बोलना, ओके, और ये तुमको ऑब्वियसली इनपुट से पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं ना, कोडिंग पार्ट पे जाते हैं, कोडिंग पार्ट पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम ऐसा करते हैं ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और एग्जाम्पल में तो हम तुमको बता ही दिए कि कितने तरह के तुमको देखने को मिल जाएंगे, हम तुमको दिखा देंगे वेबसाइट पे क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, तो चलो एग्जाम्पल दिखाते हैं वेबसाइट पे जाके, और कैसे तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा यूट्यूब क्यों खोल रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो सकता है, ओके, सो लॉगिन करते हैं, जब हम चलो तुमको दिखाते हैं कि कहाँ तुमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलेगा, ठीक है, और कैसे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस सब क्वेश्चंस में आई थिंक नहीं मिलेगा, लेकिन देखो इस सब क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा, रुको दिखाते हैं, चलो उसी को ट्राई करते हैं, ये क्या है,
ऐसे नहीं होगा, रुको रुको रुको, हमको कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन बना लेना चाहिए था। आ, चलो ना, हम ही तुमको क्वेश्चंस देते हैं और उसी पे हम तुमको क्या करते हैं ना, हम ही क्वेश्चंस देते हैं और उसी पे हम तुमको एग्जांपल देते हैं, है ना, क्योंकि वेबसाइट पे देखने में टाइम लग जाएगा ना ढूंढने में, क्योंकि हम क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं बनाए। चलो प्लेस कोड खोलते हैं, तो अपने पुराने ही सारे कोड में जाके देख लेते हैं, पुराना ही सारा कोड में जाके देख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक हम लोग जो जो कोड किए हैं, ठीक है, और तुम बताओगे कि उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा। जैसे कि इस कोड पे आता है, सबसे पहले ये क्या है, टाइम कॉम्प। ओके, ये टाइम कॉम्प नाम का हम लोग जो पिछले क्लास में कर रहे थे। ओके, इस कोड के पास आओ, इस कोड को देखो जरा, यहाँ पे तुमको टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो दो कांस्टेंट स्टेप है। एक चीज याद रखना, तुमको हम बताएं ना ओ ऑफ वन, तुमको बताएं ओ ऑफ वन, तो हम तुमको बताएं कांस्टेंट को इग्नोर करना है। लेकिन क्या होगा कि अगर मेरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट ही हो सिर्फ, जैसे मान लो एक कोड लिखते हैं हम, ओके, एक कोड लिखते हैं, मान लो ये सारा कोड डिलीट कर देते हैं और मेरे फंक्शन में, मेरे कोड में ओनली सी आउट हेलो हो या हेलो वर्ल्ड का कोड लिखे। अब तुम कहोगे कि ये ओ ऑफ वन होगा कि ओ ऑफ एन होगा। देखो ये ओ ऑफ वन होगा, ओके, ये ओ ऑफ वन होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इग्नोर करने बोले हैं। लेकिन तुम्हारे कोड में सिर्फ कांस्टेंट ही हो, में सिर्फ एक स्टेप ही हो, कोई लूप वगैरह नहीं हो, तो तुम कह देना कि ये मेरा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ वन। ओके, ठीक है, यही मल्टीपल टाइम आ गया। तो एवरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट, ये तुम्हारा ओ ऑफ वन है, तो हमेशा याद रखना एवरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, ओ ऑफ वन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अरे रे रे, ये क्या हो रहा है, ओ ये इरेज पता नहीं कैसे हो गया, रुको 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 रुको, लगता है हम पेज वाला बटन दबा दिया हमने, ये रिड्यू हो सकता है क्या, परफेक्ट, ठीक है। तो क्या बताएं कि एवरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट तुम्हारा, ठीक है, ओ ऑफ वन होगा। तो ओ ऑफ वन तुम्हारा मल्टीपल टाइम्स अगर देखने को मिल जाता है, अगर ये सब मल्टीपल टाइम्स होगा, मतलब तुम्हारा 3 टाइम्स ओ ऑफ वन भी मिल जाता है, तो तुम कितना टाइम्स है उसको इग्नोर कर देना। तुमको बोले ना हमेशा कांस्टेंट को इग्नोर करना है, कोएफिशिएंट को भी इग्नोर करना है, तो तुम फाइनली बोलना कि मेरा ओ ऑफ वन ही है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 7 स्टेप है, तो एवरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट ओ ऑफ वन होगा। तो तुम ये मत कहना कि 7 ओ ऑफ वन है, ठीक है, तुम सिंपली कहना कि ओ ऑफ वन ही है, क्योंकि ये तुम्हारा कांस्टेंट ऑपरेशन है। और जैसे ही तुमको फोर लूप मिल जाए, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन आई प्लस प्लस, ठीक है, और सी आउट हेलो मिल जाए, ठीक है, हेलो बैक स्लैश एन, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू मान लो हम 100 हो गया, इंट एन इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, अब इसमें एक फोर लूप आ गया जो n टाइम्स चलेगा, n का वैल्यू हम जो देंगे उस पर डिपेंड करेगा। ये क्या हो गया, ये ओवरऑल पूरा लूप ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा O ऑफ n। तो ऐसे तुम टाइम कम्प्लेक्सिटी डिटेक्ट कर सकते हो। हम सारे को इरेज करते हैं और पुराना सारा कोड में जाके अब देखते हैं कि मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है हर एक कोड का, ठीक है। तो हम हर एक कोड के पास जाते हैं, तुमको बताते हैं और तुम भी बताओ कि मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। यहां देखो n टाइम्स लूप चल रहा है और इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई लूप नहीं है। तो ये तुम्हारा O ऑफ n हो गया ना, ये तुम्हारा O ऑफ n हो गया। चलो मेन वाले में जाते हैं। यहां देखो 1 2 3, बाकी सब तो कमेंटेड है, 3 तुम्हारा स्टेटमेंट है। इस कोड का तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, कोई बताओ इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एनीवन? चलो हम ही बता देते हैं, वो फोन ही होगा तो लगता है ऐसा। सही बात है, ओ ऑफ वन ही होगा, क्योंकि तुम ही देखो लूप तो है नहीं, लूप तो हम कमेंट मार दिए। लूप मिलेगा तभी तुम बोलना ओ ऑफ एन है, लूप मिलेगा तभी तुम बोलना ओ ऑफ एन है।
ठीक है। अब वो भी लूप को स्टडी करके, कहीं उसके स्टेटमेंट के अंदर भी कोई लूप ना मिल जाए, है ना। तो लूप को स्टडी करके फिलहाल के लिए लूप तो कमेंटेड है, और यहाँ 3 स्टेटमेंट है, जो कि एवरी स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा ओ ऑफ वन, ये भी 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 ओ ऑफ वन। ठीक है। तो ये तुम्हारा, भले ही तुम्हारा 100 टाइम्स ओ ऑफ वन क्यों ना दे दे, तुम उसको ओ ऑफ वन ही बोलना, है ना। वो 100 टाइम्स भी ओ ऑफ वन तुमको मिल जाए, उसको ओ ऑफ वन ही बोलना। तुमको जैसे ही लूप मिल जाता है, और भले ही वो 5 टाइम्स ही क्यों ना चल रहा हो, तुम उसको ओ ऑफ एन बोल देना, सिंपल सा। ठीक है। जैसे ही तुमको लूप मिलता है ओ ऑफ एन बोल देना। चलो इसको स्टडी करते हैं। फिबोनाची पे आते हैं। फिबोनाची पे आते हैं, ये रिकर्शन है, ठीक है। और इसको हम बाद में इसको हम बताए थे उस दिन कि फैक्टोरियल जाएगा, एक्सपोनेंशियल जाएगा, और कैसे जाएगा इसको बाद में देखेंगे, पहले बाकी सिंपल वाला पे देखते हैं। इसको देखो, इसको क्या हो रहा है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी रीड करता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं लूप तुमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं लूप नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये फंक्शन, ये रिकर्शन वाला फंक्शन है, देखो ये रिकर्शन का है, रिकर्शन वाले चैप्टर में है। ओके। और जब इसको देखोगे, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, अपने प्रीवियस वैल्यू पे कॉल करेगा, फिर वो अपने प्रीवियस वैल्यू पे कॉल करेगा, फिर वो अपने प्रीवियस वैल्यू पे कॉल करेगा। मतलब अगर हम n इज इक्वल टू 5 देते हैं, तो 5 टाइम्स मेरा फंक्शन कॉल होगा। तो ये भी एक तरह से ओ ऑफ एन ही हो गया, है ना। ये भी एक तरह से ओ ऑफ एन ही हो गया, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 देते हैं, तो n इज इक्वल टू 4 भी रन करेगा, फिर 4 n इज इक्वल टू 3 को कॉल करेगा, 3 n इज इक्वल टू 2 को कॉल करेगा, 2 n इज इक्वल टू 1 को कॉल करेगा, और 1 0 को कॉल करेगा, और 0 पे रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये भी n टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है, ये भी n टाइम्स कॉल हो रहा है। तो फाइनली ये भी तुम्हारा ओ ऑफ n ही है। ओके। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस जस्ट देख लेते हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। अब देखो थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके। हैश मैप, इस पे आते हैं। यहां देखो, ये लूप, इसको अच्छे से देख लो, इनपुट ले रहा है, इनपुट ले रहा है, तो क्या हो रहा है, जो मेरा साइज देगा, ठीक है, जो मेरा साइज देगा, तो क्या साइज टाइम्स ये लूप चलेगा, यानी कि ओ ऑफ एन टाइम्स हो गया। यहाँ साइज को एन मान लो तुम, उसको देखो, ये ट्रेडिशन हो गया, तुम ये मत कहना कि ओ ऑफ एन ही क्यों बोलेंगे, हम ओ ऑफ साइज क्यों नहीं बोलेंगे, तो ओ ऑफ साइज ही बोलो, ठीक है। लेकिन क्या हो गया ना, बिग ओ, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसको एन एक ऐसा वैल्यू मान लिया गया है, जिसको हम लोग एन ही बोलते आ रहे हैं, ठीक है। बुक में भी हर एक जगह एन ही बोलोगे, और यही ट्रेडिशन हो गया अब हम लोगों का। ओके। तो हम लोग इसको ये क्या बोलेंगे, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गया। ये भी देखो, एक लूप है, ठीक है, और इसके अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है। ये सिंगल स्टेटमेंट है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ साइज को की वैल्यू पेयर को बस एक प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एम इज इक्वल टू एम ऑफ ए आर आर आई को इंक्रीज कर रहे हैं +1 से, ठीक है। तो ये भी सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब ये भी तुम्हारा ओ ऑफ एन हो गया। जहां भी लूप देखो ना, तुम सिंगल लूप देखो, ओ ऑफ एन कह दो। ये भी देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, ओ ऑफ एन हो गया, या ओ ऑफ एम हो गया, जो भी बोलो। ओके। क्यों, यहाँ पे सिंगल लूप है तुम्हारा, जो फॉर ईच लूप है। ओके। काफी नगाड़े हो गए, ढोल। इस लूप को जरा देखो, ये भी तुम्हारा ओ ऑफ एन हो गया, क्योंकि इस ये लूप स्टार्ट है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। हम कुछ देर के लिए माइक को ऑफ कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस चैट में लिखो, ठीक है। थोड़ा देर के लिए माइक को ऑफ कर रहे हैं।
ओके, काफी दूर चला गया, आवाज आ रहा है मेरा, जरा देख। यस सर। चलो ठीक है। निशांत का एक क्वेश्चन आया, सर अरे से है अभी ठीक रहेगा। क्या सर अरे से है अभी ठीक रहेगा मतलब? सर एरे से क्वेश्चन था सर, बट अभी वो दूसरा पढ़ा रहे हैं ना तो। कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो, बस टाइम देते हैं हम तुमको। ओके, पहले देख लो जरा इस चीज को। तो यहाँ पे देखो ओ ऑफ वन है। ओके, यहाँ भी तुम्हारा ओ ऑफ वन है, सॉरी ओ ऑफ वन बोल रहे हैं, ओ ऑफ एन है क्योंकि एक लूप चल रहा है। ओके, यहाँ भी तुम्हारा ओ ऑफ एन है क्योंकि एक लूप चल रहा है। अब जरा देखो इस कोड में जब तुम गौर से देखोगे तो ओ ऑफ एन काउंट करना, 2 बार हो चुका है। ओ ऑफ एन 3 बार हो चुका है। ओ ऑफ एन 4 बार हो चुका है। ओ ऑफ एन 5 बार हम ये इनपुट, ठीक है, 5 टाइम्स चला चुका है ना ओ ऑफ एन को। लेकिन फिर भी मेरा कोई ऐसा कोड होगा जिसमें कांस्टेंट लगाया होगा, मतलब ऐसा रूल होगा कोड लिखने का कि हम ओ ऑफ एन में ही हमको बनाना है, और ये कोड को जब भी हम डालेंगे ना तो वो करेक्ट हो जाएगा। फिर से बजने लगा। ओके, तो अगर कोई ऐसा कोड होगा जो बोलेगा हमको ओ ऑफ एन में ही बना के दिखाओ, फिर भी हम यहाँ देखो 3 3 4 4 बार ओ ऑफ एन लगा चुके हैं, लूप चला चुके हैं, फिर भी ये मेरा ओ ऑफ एन में ही ये करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तुमको बोले ना कि कोएफिशिएंट को रिड्यूस करना है, मीन्स हम ओ ऑफ एन कितने बार लगाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अगर 6 टाइम्स मेरा ओ ऑफ एन है तो वो स्टिल ओ ऑफ एन ही है। ओके, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। तो ये ओवरऑल इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगा। यहाँ भी देखो एक लूप ओ ऑफ एन, ये मतलब ओ ऑफ एन तो ओ ऑफ एन हो गया, ये भी लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया। एक चीज बस तुमको याद रखना, ये जो शॉर्ट है ना, जब भी शॉर्ट तुम लोगों को बता दिया हम शॉर्ट कैसे करना है। तो जब भी शॉर्ट तुम यूज करोगे ना, तुम याद रखना ये तुम्हारा शॉर्ट है ना, ये आई थिंक ये लॉग एन टाइम में होता है। ओके, या एन लॉग एन टाइम में होता है, शॉर्ट शायद लॉग एन टाइम में होता है। ठीक है, एक बार गूगल कर लेना। ओके, हमको उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, पर ये तुम्हारा ना लॉग एन टाइम में होता है। ठीक है, हमको जहां तक याद है, ठीक है, ये लॉग एन टाइम में होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओ ऑफ एन और लॉग एन। ठीक है, तो स्टिल ये ओ ऑफ एन ही कहलाएगा। ओके, हालांकि तुम कह सकते हो ओ ऑफ एन इंटू लॉग एन। ठीक है, कोई कोई इसको ओ ऑफ एन लॉग एन भी कह देगा, जहां भी शॉर्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, जहां भी शॉर्ट यूज करते हैं ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि शॉर्ट खुद एक अच्छा खासा टाइम ले लेता है करने में। हालांकि ये फास्टेस्ट मेथड है शॉर्ट करने का हम लोगों के पास, जो खुद C++ हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन है। ओके, तो ये भी तुम्हारा ओ ऑफ एन हो गया, या ओ ऑफ एन लॉग एन भी कह सकते हो इसको। ठीक है, हमेशा बोल रहे हैं ना, हमेशा तुम लार्जर डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो एन के मुकाबले लॉग एन बहुत कम है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लॉग एन को इग्नोर कर दे रहे हैं और बोल दिए ओ ऑफ लॉग एन। ओके, ये सब भी तुम्हारा वही हो गया वेक्टर के साइज के हिसाब से। अब वेक्टर का साइज एन है तो लॉग एन टाइम्स चलेगा। तो यही होता है तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तुम इजिली डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब तुमको हमेशा समझ लेना है अब इस चीज को कि जहां हमको लिमिट दिया हुआ है कि लॉग एन टाइम मतलब ओ ऑफ एन में कोड सबमिट करना है, तो तुम समझ जाना कि अपने कोड में डबल लूप का कभी भी यूज मत करना भूल के भी। जैसे ही तुमको बोल दे कि लॉग एन टाइम में तुमको करना है, डबल लूप का यूज नहीं करना है, मतलब लूप के अंदर लूप का यूज नहीं करना। इस चीज से तुमको रिड्यूस कर मतलब बचना है। ओके, तो हालांकि हम यहाँ से वीडियो को ट्रिम कर देंगे, तो साउंड काफ़ी ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो और देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इस चीज़ से क्यों ही तुमको हम वंचित रखे, ज़रा सुन लो।
स्पेस कम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं होता है, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी जितना भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी वही होता है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें उसमें क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी में टाइम रिक्वायर्ड, ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एल्गोरिदम, ठीक है, टू रन, वो तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्पेस टेकन बाय एनी एल्गोरिदम, ओके। तो यहां जैसे मान लो हम एक अरे क्रिएट किए, यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट किए, तो तुम क्या कह सकते हो कि मेरा अगर वेक्टर का साइज n है तो n इंटीजर का स्पेस वो लेगा कि नहीं लेगा, मेरा वेक्टर का जो साइज है उतना तो स्पेस लेगा, तो इसका स्पेस कितना हो जाएगा, O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n। अगर एक इंटीजर क्रिएट किए तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ 1, ठीक है। अगर हम एक लूप चला के उसके अंदर हम कुछ क्रिएट करने लगे, जैसे मान लो इस लूप के अंदर हम लिख दें इंट d इज इक्वल टू 5, तो ये v टाइम्स ये चलेगा ना, v के साइज टाइम्स, v का साइज अगर n है, ठीक है, इस वेक्टर का साइज अगर n है तो n टाइम्स ये इंट d इज इक्वल टू 5, तो ये इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ n, क्योंकि ये n टाइम्स चलेगा, तो ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलर चीज ही है, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या तुमको फोकस करना है कि वो स्पेस तुम्हारा n टाइम से ज्यादा ना ले। और तुमको बता रहे थे ना कि कोड तुमको दिखाएंगे, बहुत सारा कोड में रहता है, हम आई थिंक जीएफजी पे लेके जाते हैं तुमको और दिखाई देते हैं उस चीज को, शायद मिल जाए, उसमें लिख देता है कि तुम्हारा कोड जो है ना इतना तक ही चले। हम अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं, तो तुमको बस हमेशा ये ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गो है, कैडेंस एल्गोरिथम, तुम लोगों को बताएंगे हम, काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है तुमको, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, जरा कोई ट्राई करना इस क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देखे, ओके, ट्राई करना कैडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तुम्हारा, O ऑफ n है, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, मतलब तुम इससे इस चीज को समझ चुके होगे, जहां तुमको O ऑफ n मिल जाए तुम इस बात को समझ लेना कि तुम डबल लूप का यूज नहीं कर सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n 1 मिल गया, मतलब तुम क्या समझे कि तुम कोई अरे नहीं क्रिएट कर सकते हो, मतलब n साइज का कोई एलिमेंट कलेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो इस चीज से तुमको रोक दिया। ऐसे ही हम लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है। अगर O ऑफ n स्क्वायर रहता ना, O ऑफ n स्क्वायर रहता, तुम समझ जाते कि हमको छूट मिल चुका है, हम डबल लूप भी चलाएंगे तो मेरा कोड काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ n है, मतलब डबल फोर लूप नहीं लगा सकते हो, मतलब फोर लूप के अंदर फोर लूप नहीं लगा सकते हो, और यहाँ पे भी एक अरे नहीं क्रिएट कर सकते हो, तुम भूल के भी इंट a r ऑफ 5 या कोई भी साइज का n साइज का एक डुप्लीकेट अरे नहीं क्रिएट कर सकते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n साइज का अरे क्रिएट होगा और स्पेस कितना ले लेगा, स्पेस ले लेगा मेरा n आइटम्स का, और n आइटम्स का नहीं, हमको O ऑफ 1 स्पेस मिला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल रहा है, O ऑफ 1, इसका मतलब ये मत सोचना कि हम इंट a इक्वल टू 5 नहीं कर सकते, इंट b इक्वल टू 6 नहीं कर सकते हैं, या ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते तुम इसको, इस चीज को कंट्रोल C, इस चीज को मल्टीपल टाइम कर सकते हो, इस चीज को मल्टीपल टाइम कर सकते हो, ओके, ये स्टिल सही है। ये बोले ना तुमको, अगर ये अभी भी तुम्हारा 10 टाइम्स भी लिख रहा हो तो ये तुम्हारा O ऑफ 1 में आ जाएगा, क्यों, लूप में नहीं है ना, जैसे इसको लूप में डालेंगे वो O ऑफ n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर वो n पे डिपेंड करने लगेगा, n अगर बढ़ा देंगे तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर एक कोड में तुम्हारा 10 टाइम्स ही रहेगा, फिक्स रहेगा, तो जहां भी फिक्स हो जाता है वो O ऑफ 1 हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो किसी को यहां तक समझने में दिक्कत, तो यही तुमको समझना होगा, ठीक है, यही तुमको समझना होगा कि क्या मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। एक और दो क्वेश्चंस में दिखाते हैं, एक दो क्वेश्चंस में और देखो, चलो इसी पे जाते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं किए, चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। O ऑफ n यहाँ भी बोल रहा है, मतलब तुम सिंगल लूप यूज कर सकते हो,
मैनी टाइम सिंगल लूप यूज कर सकते हो, ये मत सोचना कि एक ही बार लगाएंगे। सिंगल लूप का मैनी टाइम्स यूज कर सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार लगाओ लूप को, कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी को भी उठाओ, चलो ये भी बनाए हम, देख लो। ओ ऑफ एन, ओ ऑफ वन, ज्यादातर में यही है। कहीं कहीं तुमको ओ ऑफ, चलो बाइनरी सर्च है ना, इसको बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है ओ ऑफ लॉग एन, ओ ऑफ लॉग एन में तुमको करना है। तो जैसे ही तुम लीनियर सर्च लगा के देखोगे, चलो हम लीनियर सर्च लगा के देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमको। एलिमेंट सर्च करने बोल रहा है ना, बाइनरी सर्च ऑब्वियसली सर्च वाला है ना, तो ये क्या करेगा हमको, k is present, find the position at which k is present in the array using binary search। ओके, मतलब हमको पोजीशन बताना है k कहाँ प्रेजेंट है। तो हम देखो अभी तुमको लीनियर सर्च लगा के देखते हैं, बाइनरी सर्च अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है, लेकिन हम लीनियर सर्च तुमको लगा के दिखाते हैं, देखो तुमको बता देगा, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीड का एरर आएगा, ठीक है। तो लीनियर सर्च क्या करेंगे, हम अरे के साइज पे इटरेट करेंगे और जैसे ही मेरा एलिमेंट मिल जाएगा हम उसको आंसर में रिटर्न कर देंगे। तो एक आंसर बना लेते हैं, इंट ans बना लेते हैं और ans में बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर करते हैं। देख लेते हैं मेरा स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या बोल रहा है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोल रहा है तुम्हारा ओ ऑफ लॉग एन, लॉग एन कह रहा है मतलब, लॉग एन कह रहा है मतलब तुम लॉग एन टाइम्स बना सकते हो, मतलब एवरी टाइम तुम हाफ हाफ बना सकते हो। तो ये तुमको बता दिया है कि अगर रिकर्सिवली सॉल्व करते हो, रिकर्सन लगाते हो तो तुम्हारा लॉग एन में बनेगा, रिकर्सन नहीं लगाते हो तो तुम्हारा ओ ऑफ वन में ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हिंट तुमको दे देता है। और देख लो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा अरे नहीं बनाएंगे, और देखो अभी हम लीनियर वाला लगा रहे हैं, लूप लगा के ढूंढेंगे, इंट और एन तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे, और हमको क्या रिटर्न करना है, फाइंड द पोजीशन एट विच k इज प्रेजेंट इन द अरे। हमको k को सर्च करना है, ओके, k को सर्च करना है। तो इफ ARR ऑफ i अगर इज इक्वल टू k होगा, अगर वो k के बराबर हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ans इज इक्वल टू, ans में हम पोजीशन को स्टोर कर रहे हैं ना, तो हम ans नाम नहीं देते हैं, हम इसको पोजीशन कर देते हैं, पोजीशन। और देखते हैं पोजीशन किस हिसाब से आ रहा है, 0 1 2 3। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स दे रहा है ना, क्योंकि देखो आउटपुट में 4 का आउटपुट 3 आ रहा है ना, 4 का आउटपुट 3 आ रहा है, तो 0 के हिसाब से ले रहा है, 0 1 2 3, यानी कि इंडेक्स दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको आई को रिटर्न करवाते हैं, पोजीशन इज इक्वल टू आई। और जब मिल गया तो बाकी ढूंढने का हमको जरूरत नहीं है, ये लीनियर सर्च का हम इसको बताएंगे, ये एक नॉर्मल सर्चिंग है और तुम इस चीज से अच्छे से वाकिफ हो गए, लेकिन इसको करके दिखाते हैं हम। फिलहाल के लिए तुमको बताते हैं कि देखो तुम एन टाइम्स लूप चला रहा है ना, ये ओ ऑफ एन है, तुमको हम ये बता दिए हैं। अगर नहीं मिलेगा तो तुम सर्च करते रहो, अगर नहीं मिलेगा तो सर्च करते रहो, ठीक है। कोई ऐसा भी केस है जो नहीं मिले तो देखो नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न कर देना। अगर लूप से बाहर आ गया और नहीं मिला, अगर लूप से बाहर आ गया और नहीं मिला, यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं -1। हम तुमको लिख देते हैं लीनियर सर्च का, बाद में हम तुमको समझाएंगे इस चीज़ को, ये सब कैसे किए, ठीक है। रिटर्न आई, और अगर यहाँ पे आ गया तो रिटर्न पोजीशन, अगर नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और मिला तो यहाँ पे आंसर रिटर्न कर देगा डायरेक्ट। देखो देखो हमको टाइम लिमिट एक्सीड का आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट रिजल्ट दे देगा, ठीक है। योर आउटपुट देखो करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, मेरा करेक्ट तो हो चुका है, लेकिन जैसे ही हम सबमिट करते हैं आंसर को, देखो क्या होगा। अरे यार चलो ठीक है, टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है, टेस्ट केस पास हो गया लीनियर सर्च में भी। लेकिन देखो इस चीज से तुम ना ये कोई अच्छा टेस्ट केस नहीं लगाया होगा, ऑब्वियसली इसके पास काफी तगड़ा टेस्ट केस नहीं होगा, बहुत लार्जर टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये तुम्हारा लीनियर सर्च ले लिया, ये बैड एग्जांपल है, बहुत बैड एग्जांपल हम तुमको दिए, ठीक है। मतलब ये देखो हम यहाँ पे ओ ऑफ एन लगाए हैं, तुमको अच्छे से दिख रहा होगा, ओ ऑफ एन लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है ओ ऑफ लॉग एन। अगर ये अच्छा टेस्ट केस जनरेट करता
तो ऑब्वियसली मेरा ये रिजल्ट रॉन्ग दे देता, बोलता टाइम लिमिट एक्सीड कर गया है। कोई अगर बहुत लार्जर इनपुट लेता, तो इससे हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि इसके पास कोई लार्जर अच्छा इनपुट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कोई वैसा इनपुट नहीं होगा जिसमें मेरा आंसर नहीं दिया। ठीक है, ये हमेशा क्या किए हैं हम यहाँ पे, बाइनरी सर्च नहीं, हम लीनियर सर्च ही लगा दिए हैं। और देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने किए हैं तो ये सही भी दे दिया। ठीक है, देखो सारा का सारा टेस्ट केस पास भी हो गया। ठीक है, लेकिन जनरली तुम्हारा ये रॉन्ग दे देगा। ओके, जनरली ये तुम्हारा रॉन्ग दे देगा। ठीक है, ये लग था, याद रखना। तो यहाँ पे तुमको क्या करना था, तुमको लॉग एन लगाना था। और लॉग एन में क्या, एवरी टाइम तुमको क्या करना था, अरे का साइज हाफ कर देना था। बताए थे लॉग एन में क्या होता है, एवरी टाइम तुम्हारा अरे का साइज हाफ हो जाता है, मतलब बाकी को नहीं देखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाइनरी सर्च होता है। एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, तुमको बाकी सारे में भी जाके वही देखना है कि तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का क्या लिमिट है। ज्यादातर तुमको बोलेगा ओ ऑफ एन में सॉल्व करो, मतलब सिंगल लूप, डबल लूप नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो अब पूछो, और अगर कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया तो वो पूछ लो, और उसके बाद हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, पूछो निशांत, तुम कुछ पूछ रहे, या किसी को भी कोई क्वेश्चन है पूछो, अभी माइक ऑन हुआ। सर क्वेश्चन बाइनरी सर्च एक बार क्या हुआ बाइनरी सर्च, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बाइनरी सर्च हम कोड करके दिखा देंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च ना कोड करके दिखा देंगे अभी के लिए। हाँ, अगर तुम एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो तुम देखो, हर एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हर एक बार हम लोग उस अरे का साइज को हाफ कर रहे हैं। देखो सर्च करने के लिए क्या बताएं, तो उसको साइज को हाफ करके बता रहे हैं, और इस चीज को हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, हम बाइनरी सर्च को करके दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा साउंड इधर ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जिट करके करते हैं। ओके छोड़ दीजिए फिर। देख लो एक चीज, फिर भी देख लो, जैसे क्या हो रहा है कि अगर हमको ये एलिमेंट सर्च करने के लिए बोला, और हर बार हम मिड इंडेक्स को चेक करते हैं, मान लो मिड इंडेक्स तुम्हारा ये है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा ग्रेटर है, अगर मिड इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर है, तो बाकी का एलिमेंट को सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद ग्रेटर ही होगा, क्योंकि बाइनरी सर्च सॉर्टेड एलिमेंट पे काम करता है, और जब ये एलिमेंट सॉर्टेड है तो बाकी का एलिमेंट हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है, मतलब इसके पहले ही ढूंढना है। और ये ग्रेटर हो गया तो अब इतना पे ही ढूंढना है, और इस बार मिड इंडेक्स ये आएगा और तुम्हारा आंसर सेकेंड स्टेप में ही मिल जाएगा, एम इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो हर बार क्या होता है ना, हाफ ले लेता है। ठीक है, इसको बाद में हम बताएंगे तुमको, अच्छे से बाद में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो। निशांत तुम क्या पूछ रहे थे अरे का? सर पूछ रहे थे रिवर्स करने वाला, बट उसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, और हो जाता है तो अगले क्लास में पूछेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ही बताते हैं, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इधर साउंड बहुत ज़्यादा है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं, हम मैसेज कर देंगे, कल लेते हैं या परसों। ओके, बता देंगे। ठीक है, गुड नाइट। ओके, तो मिलते हैं फिर, गुड नाइट। और क्वेश्चंस हम भेज देते हैं, अभी एक बार देख लेना उस सारे क्वेश्चंस को। ओके, हम कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट भेज देते हैं बना के, उसको देखना और बना के ट्राई करना। ठीक है, और नेक्स्ट में उसको डिस्कस करेंगे। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।